नमस्ते दोस्तों, मैं मनोहर कुमार ऑनलाइन विद्यालय में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम लोग क्लास 10th का मैथ पढ़ेंगे। जो एनसीईआरटी बुक का है। चलिए आज हम लोग चैप्टर 1 पढ़ते हैं एनसीईआरटी बुक क्लास 10th का। देखिए चैप्टर 1 में है वास्तविक संख्याएं। देखिए संख्या, सबसे पहले समझिए संख्याएं कितनी प्रकार की होती हैं। देखिए कुछ बातें जान लीजिए, उसके बाद चैप्टर शुरू करते हैं हम। संख्याएं 3 प्रकार की होती हैं। पहली है वास्तविक संख्या, दूसरी हो जाएगा आपके काल्पनिक संख्या, और तीसरा हो गया मिश्रित संख्या। देखो काल्पनिक संख्या किसको बोलते हैं, जैसे कि अंडर रूट में माइनस है, अंडर रूट -2, अंडर रूट -3, ये सभी काल्पनिक संख्या है और इसको हम आयोटा से डिनोट करते हैं। और वास्तविक संख्या किसको बोलेंगे। देखो वास्तविक संख्या रेखा पर ये जो भी संख्या दिखाई जा सके, प्लस इन्फिनाइट से माइनस इन्फिनाइट तक, इसमें जो भी संख्याएं दिखाई जा सके वो आपकी वास्तविक संख्या होगी। और मिश्रित संख्या में क्या होगा, वास्तविक संख्या प्लस काल्पनिक संख्या दोनों को मिला दो, नाम ही से मालूम चले मिश्रित संख्या मतलब दोनों को मिला दो। ये कुछ हो गया हमारे संख्याएं। अब हमारा चैप्टर है वास्तविक संख्या, तो हम यहाँ पे केवल वास्तविक संख्या के बारे में बात करेंगे। देखिए प्राकृतिक संख्या, ये सब आप लोग 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, ये जो चैप्टर है, लेकिन फिर रिवाइज कर लीजिए। प्राकृतिक संख्या है जो 1 2 3 4 डॉट इन्फिनाइट तक जो भी संख्या होती है उसको हम लोग प्राकृतिक संख्याएं बोलते हैं। पूर्ण संख्या है, देखो पूर्ण संख्या का मतलब क्या है, इसमें जीरो मिला दीजिए, 0 1 2 3 4 डॉट इन्फिनाइट तक, ये पूर्ण संख्या मतलब प्राकृतिक संख्या। नेचुरल नंबर ध्यान दीजिएगा 1 से शुरू होता है और पूर्ण संख्या 0 से शुरू होता है। और पूर्णांक, देखो पूर्णांक क्या शुरू होगा, पूर्णांक माइनस इन्फिनाइट से शुरू होकर के प्लस इन्फिनाइट तक जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं पूर्णांक। अब संख्या रेखा पर जो भी हो गएगा -1 -10 +1 +10, ये सभी पूर्णांक होंगे। देखो बाटा वाला नहीं लेना है, 2/3 ये सब नहीं लेना, ये सब पूर्णांक नहीं है। अंक जो 1 2 10 100 ये सब पूर्णांक है। और ये जो इधर जो निगेटिव में जा रहा है ये ऋणात्मक पूर्णांक है, और ये जो पॉजिटिव में जा रहा है ये धनात्मक पूर्णांक है, मतलब पॉजिटिव इंटीजर और जो इधर है ये है निगेटिव इंटीजर। समझ गए। अब देखो भाज्य संख्या है, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर इसको देखो, कंपोजिट नंबर भाज्य संख्या है। भाज्य मतलब क्या है, जिसमें भागा लग सके, मतलब ऐसी कोई संख्या जिसको कोई भी दूसरी संख्या हो जो काट सकती है, भाज्य संख्या बोलेंगे। मतलब कि उसका कम से कम 3 से अधिक गुणनखंड होना चाहिए, 3 या 3 से अधिक गुणनखंड होना चाहिए, 3 या 3 से अधिक उसका गुणनखंड होना चाहिए। कंपोजिट नंबर कहेंगे उसको। देखो अब एग्जाम्पल ले लेते हैं भाई, 3 या 3 से ज़्यादा गुणनखंड, तो मान लेते हैं हम 6 से कितना गुणनखंड हो जाएगा। देखो हम यहाँ ध्यान देना, हम अभाज्य गुणनखंड नहीं कर रहे हैं, केवल गुणनखंड कर रहे हैं। भाज्य गुणनखंड वो दूसरा हो जाता है,
हम गुणनखंड बोल रहे हैं, तो 6 का मतलब क्या, 1 2 3 और 6। 6 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा। इसका तो 4 हो गया। तो ये क्या है, 6 भाज्य है। ठीक है, मान लेते हैं, अब एक और लेते हैं 15। 15 किससे कटेगा, ये अपना मन ही क्या भाग रहा है। 15 किससे कटेगा, 15 1 से जाएगा, 3 से जाएगा, 5 से जाएगा और 15 से भी जाएगा। ये भी 4 से कटेगा। देखो अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या किसको बोलेंगे, जिसका एकदम एग्जैक्ट, जिसका एग्जैक्ट क्या हो रहा है यार, बिना बोले हुए मत भागो, जब हम भगाएं तबे भागो आगे। अपना मन नहीं चलेगा तो कैसे काम चलेगा। देखो एग्जैक्ट इसका 2 गुणनखंड होना चाहिए। इसका एग्जैक्ट 2 गुणनखंड होना चाहिए, उसको बोलेंगे अभाज्य संख्या। जैसे में मान लेते हैं 7। 7 क्या है, आप लोग याद भी कर लिए होंगे, 7 अभाज्य संख्या है, लेकिन कहाँ है अभाज्य संख्या है, कह ले कि इसका गुणनखंड एगो 1 होगा और एगो 7 होगा। मतलब जो संख्या केवल अपने खुद से कटे वो अभाज्य संख्या है। तो भाज्य संख्या में तो कोई भी दूसरा अंक होना चाहिए जो उसको काटे, जैसे 2 3 है जो 6 को काट रहा है, लेकिन अभाज्य संख्या में तो 7 को केवल 7 ही काट सकता है, अब बाकी जो 1 है 1 तो सब में रहेगा। मान लो 11 मान लो या 13 ले लो, ये संख्या केवल 1 से कटेंगी या खुद से कटेंगी, तो उसका मतलब एग्जैक्ट 2 ही गुणनखंड हुआ। देखो 1 हुआ, इसका 11 हुआ और इसका गुणनखंड 13 का 1 हुआ और 13 हुआ, मतलब एग्जैक्ट 2 ही गुणनखंड है, बाकी कोई तीसरा गुणनखंड नहीं है। तो ये अभाज्य संख्याएं हैं। और जहाँ 2 से अधिक हो गया, मतलब 3 हो गया या 4 हो गया, 5 हो गया, वो भाज्य संख्याएं कहलाने लगेंगे। हाँ, और देखो एक और बात बता दें, देखो 0 और 1 ये न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या है, इसको याद रखना, क्योंकि न तो 0 का 2 गुणनखंड है न 1 का 2 गुणनखंड है। समझ गया ना, 1 का गुणनखंड 1 ही है, 1 गुणा 1, इसीलिए ये भी अभाज्य संख्या नहीं है न भाज्य संख्या है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, सम संख्या। सम संख्या किसको बोलेंगे, इसका हम लोग बहुत प्रयोग करेंगे यूक्लिड थ्योरम में, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जो आगे पढ़ेंगे ना, उसमें हम लोग इसका उपयोग करेंगे। सम संख्या, सम संख्या किसको बोलेंगे, जिसको हम 2 से विभाज्य, जो 2 से विभाज्य है वो सम संख्या, मतलब जिसमें 2 से भागा लग जाए वो सम संख्या है। एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं 4 10 20, ये तो आप लोग जानते ही होंगे। विषम संख्या 2 से विभाज्य नहीं है। एग्जाम्पल में 3 5 11 19 विषम संख्या है। परिमेय संख्या रेशनल नंबर, जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, और यहाँ पे q बराबर नॉट इक्वल टू 0, मतलब q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा। इसका एग्जांपल लेते हैं 1/3 5/6 1/10 1/1, ये भी परिमेय संख्या है। अगर हम केवल 5 लिखते हैं तो इसको कोई बोलेगा परिमेय संख्या है, तो है, क्योंकि 5 के नीचे भी 1 छुपा हुआ है। अब अपरिमेय संख्या किसको बोलेंगे,
देखो अपरिमेय संख्या जिसको हम p बाई क्यू के रूप में लिख ही नहीं सकते, p बाई क्यू के रूप में लिख नहीं सकते, उसको हम अपरिमेय संख्या बोलेंगे। अब इसमें सब रूट वाला जाता है, रूट 3, रूट 5। अब रूट 4 नहीं लिख देना, रूट 4 नहीं है अपरिमेय संख्या, रूट 4 का हो जाता है 2, इसीलिए रूट 4 अपरिमेय संख्या नहीं है, रूट 4 परिमेय संख्या है, याद रखना है, रेशनल नंबर है रूट 4। रूट 7 हो जाएगा, ये अपरिमेय से। अब दशमलव देखो, डेसिमल, थोड़ा डेसिमल को थोड़ा ध्यान से समझना, ही ज़्यादा है। देखो डेसिमल कितने प्रकार का होता है, डेसिमल को हम 2 भाग में बांटते हैं, एक होता है शांत टर्मिनेटिंग, और दूसरा का होता है नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब शांत दशमलव, और ये हो जाएगा अशांत। तो ये बेचारा शांत है और ये अशांत है, समझ लो। क्लास में भी कुछ शांत और अशांत होते हैं, वही बात है यहाँ पर। मतलब शांत है इसका मतलब क्या है, चुपचाप कट जाएगा बेचारा। जैसे मैं कुछ भी मान 2.5 कट गया एकदम, 1.6 कट गया, 0.5 कट गया, ये सब शांत दशमलव है। अब आते हैं अशांत पे। अशांत वाला भी 2 होता है, देखो एक होता है रिपीटिंग, रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, बहुत बड़ा नाम है, लिख लेना अपने से। और एक होता है नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, मतलब कि नाम से स्पष्ट होता है रिपीटिंग, मतलब कि बार बार रिपीट करेगा, और ये नॉन रिपीटिंग मतलब कि रिपीट नहीं करेगा। रिपीट नहीं करेगा मतलब, देखो रिपीटिंग करेगा मतलब क्या है, जैसे कि हम 1 को 3 से भागा देते हैं तो क्या आ जाता है, जैसे हम 1 को 3 से भागा देंगे तो क्या आता है 0.333 ऐसे जाएगा ना, तो इसको हम रिपीटिंग डेसिमल बोलते हैं। 0.333 हो गया, तुम इसको 0.1666 ले लो, तो फिर ये बिना बोले ही बढ़ गया आगे, इतना आगे चला गया। 0.666 ले लो, तुम्हारा रिपीटिंग हो गया। और नॉन रिपीटिंग में भी तुम कुछ भी ले सकते हो इसका, जैसे कि मान लेते हैं हम 0.10, 100, फिर 1000, फिर 1 देके फिर 4 गो 0, ऐसे ही इसको बढ़ाते जाओ। तो ये नॉन रिपीटिंग हुआ, मतलब ऐसा कभी अंत ही नहीं होगा। देखो अशांत तो हिले है, अंत तो इसका भी नहीं होगा, अंत इसका भी नहीं। लेकिन हम लोग इसको क्या करते हैं ना, कि इसको हम लोग बार बना के लिख सकते हैं, 3 के ऊपर इसे बार लगा देंगे तो मालूम चल जाए कि यही है। इसको लिख सकते हैं 0.1, और इसमें 6 रिपीट कर तो 6 के ऊपर बार लगा देंगे, लेकिन इसको कुछ नहीं लिख सकते, इसको इसे ही छोड़ना पड़ेगा। तो ये हमारा नॉन रिपीटिंग है। चलो हाँ देखो, अब यहाँ से हम लोग आ गए एनसीईआरटी के अपने बुक में। अब यही हमारा पहला प्रमेय है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय। 2 धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या क्यू और आर विद्यमान है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, और 0 जो है आर से तो बड़ा है या बराबर है, और आर
जो है वो बी से छोटा है। इतना पढ़ दिया कुछ समझ में आया? नहीं, चलो बताते हैं ये है का। देखो हम भागा देते हैं, हम लोग 2 से 9 में भागा दे रहे हैं, सॉरी 4 के जगह पे देखो ये नया नया अभी कंप्यूटर पे पढ़ा रहे हैं, थोड़ा बहुत इधर उधर हो रहा है तो समझ लेना, होता है नया नया में सबको। देखो 4 बार में 8, 1 बच गया, बच गया ना। तो ये तुम्हारा यही है, ये 9 का है, 9 है हमारा ए, 2 का है बी, ये 4 का है क्यू, और ये जो है ना यही है आर। अब यही है हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। इसी को हम इस तरह लिखेंगे, क्या लिख सकते हैं इसको, 9 बराबर बी कितना है हमारा 2 गुणा 4 प्लस 1। यही हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेय में लिखते हैं इसको। देखो इस पे तुम लोग 7-8 क्लास में एक फॉर्मूला ही पढ़ा होगा, भाजक भाज्य भागफल शेषफल, याद है कि भुला गया है? याद है तो लिखो तो कॉपी में पहले अपने से। लिख लिया? चलो अब दिखाई तो दे नहीं रहा है, मोबाइल में देख देगा सब लिख रहा है। देखो बता रहे हैं भाज्य, भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। अगर इंग्लिश में इसको लिखना चाहो तो लिख सकते हो, लिख दे रहे हैं हम मुझे, सॉरी डिवाइजर इसको नहीं बोलते हैं, इसको डिविडेंट बोलते हैं। लिखा है डिविडेंट है, डिविडेंट बराबर होता है डिवाइजर गुणा कोसेंट प्लस रिमाइंडर। समझ गया ना? अब देखो तुम्हारा भाज्य कौन सा है 9, तो 9 यहाँ पे का है ई है, ई तुम्हारा है भाज्य, ध्यान देना ई है तुम्हारा भाज्य, और भाजक कौन सा है, भाजक है 2 ई वाला, और भागफल 4 ये वाला, और शेषफल समझता ही है। यही है हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, इसी को ही ए बी क्यू और आर में लिख दिया गया है। अब लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान देना, जो है ई का है, इसका मतलब देखो वो समझा रहे हैं। देखो यहाँ पे लिखा है आर, जो 0 से ई आर जो है ई बड़ा या बराबर है, मतलब आर 0 भी हो सकता है, और ई जो है आर ई हमेशा बी से छोटा रहेगा, तो आर है कभी भी बी से बड़ा नहीं हो सकता है। अब तुम ही बताओ, हम यहाँ पे भागा दिए हैं 2 से 9 में, यहाँ पे 4 आ गया, 8 बार में कट के 1 आ गया। अब हम इसको बोलते हैं आर। अब बताओ आर क्या कभी भी 2 से बड़ा आएगा? नहीं आएगा। कहें अगर मान लेते हम यहाँ पे 2 से 10 लेते हैं, तो 2 पंजा 10 कट गया, पूरा 0 हो गया। अब 2 से मान लेते 11 लेते हैं, तो 2 पंजा 10, 1 बचा। देखो 9 लिए 1 बचा, 10 लिए कट गया, 11 लिए 1 बचा। मतलब कि बड़ा आ ही नहीं सकता है, बड़ा आएगा तो यहाँ पे 4 बार में कटाए तो इसको 5 बार में कटा देंगे। इसीलिए कहता है कि मतलब जो आर है ना, या तो 0 हो जाएगा या 1 हो जाएगा। कब होगा? जब b बराबर हमारा 2 रहेगा। अब मान लो कोई कहे कि इसको कोई दे दे कि b बराबर 5 है, मान लेते हैं कोई दूसरा क्वेश्चन है, b बराबर 5 है, तो तुम्हारा r क्या होगा? तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, r जो होगा वो 0 से बड़ा
और यहाँ पे 5 से छोटा, सॉरी इक्वल टू नहीं रहेगा, ये जो r है ये 5 से छोटा होगा और 0 या 0 से बड़ा होगा। मतलब क्या हो सकता है r बराबर, यहाँ पे हम r बराबर लिख सकते हैं 0 1 2 3 4। यहाँ पे हमारा r इतना आ सकता है। मतलब r क्या, शेषफल। शेषफल हमारा कोई भी अगर 5 से हम किसी में भागा देंगे तो हमारा शेषफल 0 1 2 3 4 कुछ भी आ सकता है। यही है r। तो r को ध्यान देना, वैसे ही नहीं कि b से भी r को बड़ा कर देना। चलो आते हैं उदाहरण 2 पे। है कुछ भी नहीं, जो बोला है वही होगा। बोला है कि दर्शाइए कि धनात्मक समपूर्णांक 2q का रूप होता है। बताओ तो समपूर्णांक 2q होता है, पता था विषम पूर्णांक 2q + 1 होता है, ये हम जानते ही हैं। लेकिन हमको बोला है दर्शाइए, दिखाओ इसको कि यही होता है। ये दिखाने वाला जो होता है ना, ये क्वेश्चन बड़ा खतरनाक होता है। रहता कुछ भी नहीं है, लेकिन तुम लोगों के लिए बहुत खतरनाक होता है। जब हम भी पढ़ते थे तो हमारे लिए खतरनाक होता था। साला बुझेबे नहीं करता था, मास्टर साहब का बता दिए। घर गए तो पता चला कि का लिख दिए हैं। इसलिए थोड़ा ध्यान से सोचना जो का कह रहा है। कह रहा है धनात्मक समपूर्णांक 2q का रूप होता है। तो चलो हम मान लेते हैं धनात्मक। माना, क्या मानेगा, धनात्मक समपूर्णांक बराबर a। मतलब कि कोई मतलब समपूर्णांक हो जो a है, समपूर्णांक नहीं, माना धनात्मक पूर्णांक बराबर a, ठीक है। वो सम होगी विषम होगा, वो तो हम लोग को दर्शाना है ना। तो माना धनात्मक पूर्णांक बराबर a। देखो अब हम यहाँ पे युग्मित विभाजन प्रमेय क्या लगा रहे हैं। युग्मित विभाजन प्रमेय क्या कहता है, a बराबर bq + r। b बराबर लिखना भूला गया है। माना धनात्मक पूर्णांक बराबर a और यहाँ पे b बराबर क्या दिया गया है, एंड b बराबर दिया गया है 2। b बराबर 2 है ना, ये दिखाई दे रहा है ना। जैसे कि देखो क्या है, ये जो bq है ना, bq यही है, ये भी 2q। तो यहाँ पे q का q है तो b का 2 होगा ना, इसलिए b बराबर 2 लिया है। तो देखो b बराबर 2 लिया है और हमारा यूक्लिड प्रमेय है। ये प्रमेय है a बराबर bq + r। अब b बराबर 2 है तो हमारा r बराबर क्या हो सकता है, या तो 0 आ सकता है या 1 आ सकता है। ये तुरंत अभी पीछे बताए हैं यहाँ पे कि अगर r 5 है तो 0 1 2 3 4 आ सकता है। अगर r b 2 है तो हमारा r 0 और 1 आएगा। यही है यहाँ पर भी, यहीं पे थे ना। r हमारा 0 और 1 आएगा। अब प्रमेय से चलते हैं, a बराबर b बराबर क्या है हमारा 2q + r बराबर 0 ले लिया। चलो यहाँ पे ले लेते हैं, r बराबर 0 लेने पर, तुम सब बुतरू को बढ़िया में समझ में आए। r बराबर 0 लेने पर तो a बराबर क्या आ गया 2q। अब 2q आ गया तो 2q जो आया है हमारा, ये 2 से कट जाएगा। देखो इतना तक एग्जाम लिखना है तुमको कॉपी में, बाकी और सब समझाने के लिए कर रहे हैं। एग्जाम में ऐसे ही लिख देना है, लेकिन जो ये लिख रहे हैं देखो, ये 2q है जो, ये 2 से कट जाएगा हैं। हाँ तो 2 से कट जाएगा तो मिटा दे रहे हैं, हटा देना तुम 2 से। अब जो a है बराबर 2q है, ये 2 से कट जाएगा तो हम लिख देंगे कि यह 2 से विभाज्य है। यह 2 से विभाज्य है तो बताओ क्या है, यह 2 से विभाज्य है तो यह 2 से विभाज्य है, इसलिए
यह सम संख्या है। पीछे पढ़ा है ना, अभी तुरंत बताए हैं कि जो सम संख्या किसको बोलते हैं, जो 2 से विभाज्य है, और विषम संख्या किसको बोलते हैं, जो 2 से विभाज्य न हो। तो देखो, तो ये जो है 2 से कट जाएगा, 2 से इसमें भाग लग जाएगा, तो 2 से भाज्य है, इसलिए सम संख्या है। तो r बराबर 0 देखो, a बराबर 2q आ गया, तो 2q क्या हो गया, सम पूर्णांक है, ये साबित हो गया। अब देखो, अब r बराबर 1 लेने पे, r बराबर 1 लो, का प्रमेय है a बराबर bq प्लस r। हमारा a बराबर b है 2q प्लस r बराबर 1। अब बताओ, e हमारा 2 से कटेगा, नहीं कटेगा, तो यही लिखेंगे हम। फिर यहाँ पे लिखना है यह 2 से विभाज्य नहीं है, इसलिए यह विषम पूर्णांक है। समझ गया? अब ये तुम्हारा क्वेश्चन बन गया। एग्जाम में एकदम ऐसे ही लिख सकते हो परीक्षा में, बस जो ये हम लिखे हैं ना, ये तुम्हारा इसके नीचे होगा। अब इतना हमारे पास जगह नहीं है, और देखो पहला बार ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, थोड़ा इधर उधर हो तो समझ जाओ, अभी टाइम लगेगा सीखने में। सब ये कुछ चल रहा है ना, जो अभी नया नया है हमारे लिए। अब देखो, एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियां और 130 बादाम की बर्फियां हैं। वह इनकी ऐसी ढेरी बनाना चाहती है कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे तथा ये ढेरियां बर्फी की परात में न्यूनतम स्थान घेरे। इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियां रखी जा सकती हैं? अच्छा, एलसीएम एचसीएफ नहीं पढ़े तुम लोग अभी? देखो, ये सवाल हमारा किस पे है, मान लेते हैं यहाँ पे वो परात है, ठीक है, ले लिया। तो देखो, इसमें बर्फी है, कौन सी का, ई वाला बर्फी है काजू का, सही का ना, ये कौन सी का है, काजू का। और देखो, ई वाला बर्फी बन गया बादाम का, ठीक है। अब देखो, 430 को काजू का बर्फी है, कितना है ये, 430 को। बादाम वाला कितना है, 130 को। अब इनको ऐसा ढेरी बनाना है, मतलब ढेरी मतलब क्या, एगो बर्फी के ऊपर एगो बर्फी, ऐसे सरिया के रखते हैं ना परात में, हाँ, तो ऐसा ही हमको ढेरी बनाना है। अब समान है तो ढेरी बर्फियों के परात न्यूनतम संख्या। देखो, अब बर्फियों का जो ढेरी बनेगा ना, ये मतलब कि जितना ढेरी बनाएंगे हम, सब में बर्फी समान रहना चाहिए। मतलब इसमें 3 गो, इसमें ई वाला ढेरी में भी 3 गो रहना चाहिए, और सारा बर्फी खत्म हो जाए। और कह रहा है कि जो ये परात है, इसमें न्यूनतम स्थान घेरे। न्यूनतम स्थान मतलब कि जितना हम एक ढेरी में अधिक से अधिक बर्फी सजा सकते हैं उतना सजाएंगे। तो ये किससे निकलता है, इसके लिए निकालना पड़ता है हमको HCF। कैसे कि देखो, HCF का मतलब ही होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब कि मान लो कि अब हमको यही पता करना है कि 420 और 130 में ऐसी कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या है जो इन दोनों को काट दे। हमको यही मालूम करना है कि कौन सी ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या है जो इन दोनों को काट दे। उसके लिए क्या निकालेंगे, उसके लिए HCF निकालना पड़ेगा हमको। 130 से 420 का HCF निकालो। 39 390 0 990 30 कट गया 30। 30 से 130 3 चौक 12 कट गया, सॉरी यहाँ पे एक बचा, ये हो गया 10।
30 या 30। मतलब ये जो 10 बचा यही है हमारा HCF। HCF तो निकालने आता ही होगा तुम लोगों को, इस 7-8 क्लास में सीख लेना, नहीं आता है तो। देखो अब हमारा आया 10 HCF। मतलब क्या, मतलब कि अब हर ढेरी में यहाँ पे 10 गो बर्फी, 1 2 3 4 गो बर्फी है ना, ऐसे ही और 6 गो बर्फी ऊपर सजा दो। मतलब 10 गो एगो लाइन में बर्फी सजेगा। अब अगर पूछ दे कि कितना ढेरी बन सकता है, ये तो पूछा है तुमसे कि प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियां रखी जा सकती है। मतलब कि एक ढेरी लगाया, इसमें कितना बर्फी रखा जा सकता है। तो ये तुम्हारा निकल गया 10। अब कहीं क्वेश्चन ही पूछता कि परात में कितना ढेरी बन सकता है, तब कैसे निकलता तुम। तो देखो 420 को काजू वाला है, तो 420 को 10-10 को ढेरी में बांट देंगे, कितना आ गया, मतलब 42 को ढेरी। 42 को ढेरी तो ये काजू वाला का लग गया। अब 130 को बेदामो वाला है, तो इसको भी 10 से भागा देंगे, कहाँ से कि एगो ढेरी में 10 गो है, तो ये हो गया 13 गो। तब टोटल कितना ढेरी बन जाएगा, 42 + 13 बराबर 5 4 1 5 55। मतलब 55 गो ढेरी बनेगा ऐसे ऐसे परात में उसका, तो टोटल बर्फी हो जाएगा। चलो अब देखो ये क्या है, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। बताओ भाई, अब ये HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या, मतलब यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या कहा है, एल्गोरिथम वही है, A = BQ + R। इधर है। अब 135 और 225 का निकालो। ये हमारा एक्सरसाइज 1.1 शुरू हो गया। देखो HCF निकालते हैं इसका। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का भुला जाओ, ऐसे ही निकालो। ये भी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का ही है, लेकिन थोड़ा दूसरा टाइप से लिखता है। 13 दूनी 26 दो बार में नहीं जाएगा, एक बार में लेके जाना पड़ेगा हमको। 135 है, 12 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, 9 कट गया। 90 से 135 एक बार में गया, कितना बचा, 45, और ये 90 दो बार में कट गया। हमारा HCF कितना गया, 45। हम यहाँ पे लिख सकते हैं HCF = 45। लेकिन हमसे कह रहे हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, तो ऐसे भी बना दो पहले एग्जाम के साथ, ठीक ऐसे ही कॉपी के बीच बीच लाइन खींचो और यहाँ पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लिखो। क्या लिखोगे, ए हमारा इसमें कौन सा है, अभी पहले इतना को देखो, है ना, अभी तुम इतना को देखो, यही ना तुम्हारा आया था, 90 से एसफल आया था ना, तभी इतना का देखो। इतना में तुम्हारा ए कौन सा है, 225 बराबर बी तुम्हारा कौन है, 135 गुणा क्यू कौन है, 1, और प्लस आर कितना है, 90। ये हो गया एक यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। अब फिर आओ, अब इसमें आ जाओ। अब यहाँ से तुम्हारा ये खत्म हो गया, अब इसमें आ जाओ। अब यहाँ से तुम्हारा इधर काम शुरू होगा, और कहाँ तक होगा, यहाँ तक होगा। अब इसमें जाओ। अब इसमें तुम्हारा 135 बी है, तो ये वाला जो होता है ना, ये बाहर आता है, तो 135 बी हो गया। यहाँ पे सॉरी 135 ए हो गया, ये ए है, गलती बोला, मैं बता भी नहीं रहा था। यहाँ पे है बी, अब बी इसका कौन है, 90 गुणा 1 + 45। आगे नहीं भागो, 45। और फिर यहाँ पे ई आ जाएगा बी 90 वाला। अब ऐसे लाइन मत खींच देना तुम लोग भी एग्जाम में, हम खींचते हैं खाली। 90 बराबर 45 गुणा 2, क्या लिखा है, 45 गुणा 2 + 0। जब ये 0 हो गया
तब तुम्हारा HCF ये हो जाता है 45। HCF बराबर 45। इसी को इस तरह लिखा गया है, बस केवल इसका थोड़ा फॉर्मेटिंग अलग है, डिजाइन अलग है, बाकी और कुछ भी नहीं है। चलिए, वीडियो बहुत लंबा हो गया है, अब थोड़ा इसको देख लें। अपलोड भी करने में दिक्कत होगा ना, ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो यह क्लास अब यहीं पे समाप्त होती है। आप लोग मन लगा के घर से ही पढ़े और ज़्यादा घूमे उमे नहीं, और चैनल को सब्सक्राइब करें ऑनलाइन विद्यालय, और अपने दोस्तों को भी बताएं। और चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब के लिए बाय बाय, नमस्ते।